जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी चर्चा का विषय कुछ न कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना होता है, जिससे आप स्वयं सीख पाएँ और आपको इस जानकारी के माध्यम से अपना जीवन आसान करने में मददगार सिद्ध हो पाए ये जानकारी और आप अच्छा जीवन जी पाएँ। प्रिय दर्शकों, काफ़ी दिनों से हमारी लंबी चर्चा बृहस्पति देव को लेकर, शनिदेव को लेकर, इन सब ग्रहों को लेकर चली आ रही है। आप सभी जानते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी कुंडली के योग कारक ग्रहों को लेकर और मारक ग्रहों को लेकर दी है। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल जब आते हैं, जब वो हमसे पूछते हैं कि सर ये भी सिखा दीजिए, ये भी पढ़ा दीजिए, तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि आपको सारे टॉपिक से कम अवगत कराया जाए। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे बाधकेश की। बाधकेश क्या होता है? जैसे आप हिंदी में ये वर्ड बाधकेश कहा जाता है, उसकी परिभाषा अगर समझना चाहें तो उसकी परिभाषा ये होती है कि बाधक यानी रुकावट देने वाला ग्रह। बाधकेश का मतलब ये होता है कि जो ग्रह आपके चलते हुए जीवन में रुकावट पैदा कर दे वो बाधकेश माना जाता है। उसमें 3 श्रृंखलाएं आती हैं: चर लगन की श्रृंखला, स्थिर लगन की श्रृंखला और द्विस्वभाव लगन की श्रृंखला। आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे चर लगन की श्रृंखला के बारे में। दर्शकों, चर लगन क्या होता है और कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10, इन चारों डिजिट्स में अगर आपके लगन कुंडली में और यानी पहले भाव में, इसी भाव में इन चारों डिजिट्स में कोई भी डिजिट लिखा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चर लगन की कुंडली बनी। चर लगन की कुंडली में 11वें भाव के स्वामी को बाधकेश माना जाता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, हमारे लाभ का, हमारे बड़े भाई बहन का, इन सब चीज़ों का माना जाता है। चर लगन की कुंडली में 11वें भाव को बाधकेश माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसका सच क्या है? सही मायने में इसका सच ये है कि ये बाधकेश थ्योरी कभी भी कुंडलियों पर एप्लीकेबल ही नहीं होती। ये मूल ग्रंथों में नहीं लिखी गई, ये अमेंडमेंट में बाद में ली गई है, जो एक तरह की जस्टिफिकेशन है। जिस जातक को भी या जिस विद्वान को सही ढंग से कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह ना समझ में आए, वो बाधक थ्योरी को फॉलो कर लेता है। लेकिन बाधक थ्योरी की सच्चाई ये है कि ये कभी भी किसी कुंडली पर एप्लीकेबल ही नहीं होती है। और वो कैसे नहीं होती है, आइए इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, आपकी मेष लगन की कुंडली है, 11वें भाव के मालिक बने शनिदेव, 10वें भाव के मालिक भी बने शनिदेव। हम यहां अगर शनिदेव को बाधकेश मान लें तो यहां हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। उसका मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि अगर शनिदेव 10म भाव में मेष राशि की लगन कुंडली में यानी मेष लगन की कुंडली में 10म भाव में शनिदेव स्वय राशि आ गए तो विद्वान शास्त्री आपको यह कहते मिलेंगे कि यहां आपका ससा नाम का पंच महापुरुष योग बन गया। एक तरफ तो ससा नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे, दूसरी तरफ उसी प्लेनेट को बाधकेश कह देंगे। तो कैसे संभव है प्रिय दर्शकों? वही ग्रह अच्छा फल देने के लिए बाध्य कर दिया, वही ग्रह कह दिया कि ये बुरा फल देगा। क्या ये संभव है? नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य सिर्फ इतना है कि आपका लाभ कमाना आपके लिए कभी बाधक नहीं बन सकता। उसके लिए तो आपने सारी जिंदगी एफर्ट करने हैं। आपकी किसी भी चीज की इच्छा रखना यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए एफर्ट्स करना, ये कभी बाधक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जीना ही त्याग दिया। जब तक जीवन होता है, इंसान किसी न किसी चीज की इच्छा अवश्य रखता है। और वही अगर 10म भाव में शनिदेव विराजमान होंगे स्वय राशि के, तो हम बोल देंगे ससा नाम का योग है। तो फिर ससा नाम का पंच महापुरुष योग होना एक अटल सत्यता है और बाधकेश थ्योरी यहां एप्लीकेबल ही नहीं हो पाती।
बात करते हैं प्रिय दर्शकों कर्क लगन की कुंडली की। अगर कर्क लगन की कुंडली हो, वो भी एक चर लगन की कुंडली बनती है, उसमें भी 11वें भाव का स्वामी शुक्राचार्य यानी हमारे दानव गुरु बनते हैं। तो दानव गुरु को अगर बाधक मान लिया जाए तो यहां हमारी सबसे बड़ी विद्या की भूल होती है। क्यों भूल होती है? क्योंकि शुक्राचार्य की दूसरी राशि चौथे भाव में आती है कर्क लगन की कुंडली में। तो जब ये सवाल किसी से मैं पूछता हूं कि क्या आपकी माता आपके लिए बाधक हो गई, तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। क्या कभी किसी मूल ग्रंथ ने इस बात को लिखा कि आपकी माता आपके लिए बाधक हो, या आपकी कुंडली के चौथे भाव का स्वामी ही आपको अशुभ फल देने वाला हो, वही आपको दिक्कत परेशानी देने वाला हो? नहीं लिखा प्रिय दर्शक। तो फिर कर्क लगन की कुंडली में 11वें भाव का स्वामी जो शुक्र बना वही चतुर्थेश भी बना, तो वो बाधकेश कैसे हुआ? जबकि शुक्राचार्य की ही दशा अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सहायक होगा। तो फिर वो नेगेटिव कैसे हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बाधक थ्योरी हमारी कुंडलियों पर एप्लीकेबल ही नहीं होती है। अगर आप अपनी माता को बाधक कहते हो तो आप सृष्टि के नियम विरुद्ध जाते हो, और यहां हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम शुक्राचार्य की प्लेसमेंट देख के कह सकते हैं कि वो अच्छा या बुरा फल देंगे, लेकिन अगर उसको बाधक गिनते हैं तो गलती करते हैं। आगे बात करता हूं प्रिय दर्शकों तुला लगन की। तुला लगन भी एक चर लगन माना जाता है। अगर आपके पहले घर में 7 नंबर लिखा है तो आपकी तुला लगन की कुंडली बनी, जिसमें 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव बने। इस लगन कुंडली में सूर्य देवता अति मारक ग्रह माने जाते हैं। क्यों अति मारक ग्रह माने जाते हैं? क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा क्रूरता है और उनकी कोई और दूसरी राशि किसी भी भाव में नहीं आई। और भावार्थ भावम की थ्योरी के मुताबिक, यानी छठे भाव से छठा भाव होने के बावजूद भी वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। अपनी दशा अंतरदशा में अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो लाभ तो देगा, लेकिन साथ में परेशानियां लेकर के आएगा, क्योंकि वहां वो एक मारक ग्रह है, बाधक नहीं है, एक मारक ग्रह बन गया है। मारक ग्रह के रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होते हैं जब तक उस पर प्रॉपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए। मारक ग्रह की परिभाषा मैं बहुत देर से आपको पहले से समझाता आया हूं प्रिय दर्शकों। मारक ग्रह का मतलब मारना नहीं होता। मारक ग्रह का मतलब ये होता है कि जातक का जीवन कष्ट में आ जाता है, धन का अभाव बनता है, परिवार साथ नहीं देता है, कामकाज में रुकावट आती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में कलह कलेश मचता है, घर में बरकत नहीं रह पाती, आपसी रिलेशन में बिना कारण के तनाव बना रहता है। जातक किसी के लिए कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है तब भी उसको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पाते। जातक के ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी, जातक की पूर्ण क्षमता होने के बाद भी उसे तरक्की नहीं मिल पाती। ये सब मारक ग्रहों के रिजल्ट्स होते हैं। जातक की संतान जातक के कहने में नहीं होती, जातक की अपने माता पिता से नहीं बनती, जातक जो काम करना चाहता है वो काम उसका सिरे कभी सही ढंग से चढ़ ही नहीं पाता। ये सारे रिजल्ट मारक ग्रहों की दशाओं के होते हैं। इससे आप अगर सही ढंग से एनालाइज कर पाएंगे तो बाधक थ्योरी के वहम से निकल पाएंगे, क्योंकि माता कभी गलत नहीं होती और ये सुख सुविधाओं का घर है अगर, तो इसके लिए हम भागते दौड़ते हैं, हम एफर्ट करते हैं, हम कमाई करते हैं, हम अपना लाभ बढ़ाते हैं। अगर हमारा लाभ ही हमारा बाधक हम गिन लें तो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। आखिरी थ्योरी की बात करते हैं, आखिरी लगन की, मकर लगन की, यानी कैप्रिकॉन लगन। प्रिय दर्शकों, कैप्रिकॉन लगन भी एक चर लगन माना जाता है, जिसमें 11वें भाव के स्वामी मंगल देवता बनते हैं, क्योंकि यहां 8 नंबर आता है और 8 नंबर एक वृश्चिक राशि का माना जाता है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं।
अब प्रिय दर्शकों, मकर लगन की कुंडली में अगर आप मंगल देवता को बाधकेश कह देते हो तो सबसे बड़ी भूल करते हो। क्यों भूल करते हो? क्योंकि अगर वो बाधकेश बना, 8 नंबर यहां आया तो 1 नंबर चौथे घर में आया। यहां बात फिर वही पुरानी आ गई कि माता का स्वामी कैसे अशुभ हो सकता है। माता का स्वामी यानी चौथे भाव का स्वामी, जिसकी दशा अंतरदशा में अगर सही प्लेसमेंट में सही डिग्री वाइज बलाबल वो लेकर के बैठा हुआ, वो गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को वृद्धि में लाने में सहायक होगा। और आपको अगर बात वो प्रॉपर ढंग से ना समझ आए और आप उसे बाधकेश कह दो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना प्रिय दर्शकों, चर लगन की कुंडलियों में जो 11वें भाव का लोग बाधक स्वामी मान लेते हैं वो बाधक नहीं होता। आपको कुंडली के योग को कारक ग्रह, मारक ग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से या समग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, तब आप सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे और आपको पता लगेगा कि बाधक थ्योरी की रियलिटी कुछ और है, वो बाधकेश है ही नहीं। अगर इस योग को सही ढंग से समझा जाएगा कारक मारक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यह थ्योरी निराधार लगेगी। इस थ्योरी का कोई बेस ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि जब ये चौथे भाव के स्वामी के साथ जुड़ जाती है और आप उसे बुरा भला कहना शुरू कर दो कि ये तो बाधकेश है, इसका मतलब आप अपनी माता को बुरा भला कहना शुरू कर देते हो। आपकी तरक्की की रुकावट का कारण आपकी माता कभी नहीं हो सकती और किसी लगन में नहीं हो सकती। ये चीज सृष्टि के नियम विरुद्ध है। अगर आप कहते हो तो आप गलती करते हो। मेरे इस बात को समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि हमारी गलती को सुधार लिया जाए, बजाय उसको बाधक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से। कुंडली में कितना ग्रह योग कारक है, कितना मारक है और वो कहां बैठा है, कहां उसकी प्लेसमेंट है और वो कैसे रिजल्ट देने वाला है, इस बात का निर्णय करने के बाद ही किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए। जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली देखते हैं तो कभी एनालाइजेशन में गलती नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी आपको कहा था प्रिय दर्शकों, कभी भी रत्नों को राशि के हिसाब से या लगन कुंडली के हिसाब से नहीं पहना जाता। ग्रह कुंडली में कितना योग कारक है, कितना मारक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहना जाता है। और वो कुंडली में कहाँ बैठा है और किस चीज को एक्टिवेट करके कैसे रिजल्ट देने वाला है, इस बात को विस्तार पूर्वक समझ कर ही आप इसका निर्णय लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आपको जाते जाते फिर ये सूचना दे दूं कि नवंबर के मंथ में हमारी एडमिशन्स ओपन हो जाती हैं और वो आजकल हो चुकी हैं। आप में से जो भी जातक हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर पढ़ना चाहें वो आकर एडमिशन फॉर्म ले लें, सारा प्रोसीजर पूछ लें। हम दिसंबर के पहले संडे को यानी 6 दिसंबर को अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो हर साल दिसंबर के पहले संडे से ही शुरू होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।